गर्मियों का मौसम जा चुका था और सीमलपुर में ठंड की कहर आ रही थी। अभी तो शुरुआती की ही ठंडी में लोग घर से बाहर निकलना बंद कर दिए थे। इतनी कड़ाके की ठंडी देख सभी लोग घबरा गए थे। खेत में किसान की पत्नियां भोजन लेके पहुंच जाया करती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि इतना खेती करने के बाद लोग घर आके खाना नहीं खा पाएंगे। सभी लोग काम करने वाले अपने अपने मालिक के घर के बाहर ही अपना स्थान ले लिए थे। आग का अलाव जला के थोड़े बहुत राहत पा रहे थे। लोग घबरा हुए थे। वैसे तो ये गांव गरीबी में डूबा हुआ था। उसका एक कारण उस गांव का प्रधान था, जो कि सबको मूर्ख बनाया करता था। ठंड में एक दिन प्रधान गांव वालों को इकट्ठा करता और उनके सामने बहुत ही अच्छे तरीके से एक योजना बताता। गांव वाले सीधे साधे भोले भाले थे। सभी लोग उसकी बातों में आते। यही बात अपनी पत्नी से नरेश कह रहा था। अरे भाग्यवान, प्रधान जी गांव में जादू का खेला दिखाना चाहते हैं, इतने पैसे नहीं हैं। उसकी पत्नी को शक होता और कहती, मुझे तो लगता है ये प्रधान जी हम सबसे पैसे लेके हमें ही ठग लिया करते हैं। ये कह रहे हैं कि जादू के नाटक से कुछ पैसे आएंगे तो गांव में खर्चा होगा। इधर वो लोग प्रधान के पास हिम्मत करके नरेश अगले दिन जाता और कहता, प्रधान जी इतनी कमाई तो हो नहीं पाई कि मैं इस बार खर्चा दे पाऊँ। मेरे खुद के पैसे नहीं भोजन के लिए, तो मैं जादू का खेला के लिए पैसे कहाँ से दूंगा। प्रधान जी कहते हैं, अच्छा बेटा नरेश, कोई बात नहीं, तुम लोग मेरे सारे अपने हो, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा। प्रधान जी को पता चल गया था कि अगर वो मना नहीं करते तो ये विरोध करता, फिर उनका भांडा फूटता। नरेश उस रोज़ घर नहीं लौटा। उनकी पत्नी और बेटी इंतज़ार कर रही थी। वो लोग घबराई हुई थी। नरेश की पत्नी कहती, बेटा तेरे पिता को आए हुए बहुत देर हो चुके, हमें फ़ोन करना चाहिए कि वो कहाँ हैं। वो लोग पता करने की कोशिश करती, तभी देखती कि बाहर तेज बारिश के साथ आंधी तूफान और बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वो लोग घबराई अपने पति के चिंता में बैठी रहती। ना सिर्फ नरेश, गांव का एक और किसान हरिया भी वहां नहीं पहुंचता। हरिया की माँ थोड़े बहुत लकड़ियों को इकट्ठा करके आग जला के बैठी हुई थी और अपने बेटे को फ़ोन कर रही थी। फ़ोन करने पे हरिया लौटता और कहता, माँ मैं लकड़ियाँ इकट्ठे कर रहा था। उसकी माँ कहती, बहुत बर्फबारी हो रही है बेटा। तभी वो कहता, माँ अगर मैं लकड़ियाँ इकट्ठे ना करूँ तो हमारे गांव में जो जादू वाला नाटक होने वाला है उसमें कहाँ से मैं आग जलाऊंगा। ये नाटक होगा तभी तो हमारे गांव में पैसे आएंगे और हमारा गांव का ठंडी का खर्चा चल पाएगा। प्रधान जी ने लकड़ियाँ इकट्ठे करने को कहा है माँ। इतना कह वो फिर निकल जाता। प्रधान जी की पत्नी कहती, देखो जी, आप इन भोले भाले गांव वालों को ठगते क्यों हो। मुझे पता है कि आप इन सबको बस झांसा देते हो कि गांव में जादू का खेल हो रहा है। उन्हीं के बच्चे से नाटक कराते, उनसे चंदा इकट्ठा करके अपना खर्चा चलाते हो और मनोरंजन करते हो। प्रधान अपनी पत्नी को डांट फटकार लगाते हुए कहता, तुम मेरे काम के बीच में दखल अंदाजी मत करो। ये ठंड वैसे भी कटेगी कैसे। मैं उन सबको ही मूर्ख बनाता हूँ और चंदा किए हुए इकट्ठे किए हुए पैसे से मैं अपना खर्चा चलाता हूँ। आखिर इतने साल वो लोग जो मेहनत करते हैं वो सारी कमाई जाती कहाँ है। पत्नी कहती, और उनका खर्चा भी तो है। उनके पास रहने के लिए घर नहीं, जैसे तैसे करके थोड़े बहुत पैसे वो लोग इकट्ठे करते हैं। आपकी वो लोग बहुत इज्जत करते हैं और भगवान की तरह पूजते हैं, तो आपका भी फर्ज है कि उन सब का ध्यान दो। पर अपनी पत्नी की एक ना सुनता प्रधान डांट फटकार लगाते हुए भगा देता। प्रधान एक दिन अपने एक सिपाही से बातें कर रहा था। उसकी सारी बातें और योजना गांव का रामू सुन लेता। वो भागता दौड़ता हुआ गांव की तरफ
तेज ठंडी हवा में जाता। अभी उसे पता चल चुका था प्रधान की सच्चाई। गांव में वो देखता कि चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। तेज आंधी तूफान और हवा के कारण कोई नहीं दिखाई दे रहा। कोहरा भी अपनी बाहें फैला के बैठा हुआ था। फिर सुबह होती और थोड़ी थोड़ी धूप की रोशनी आती। गांव में रामू पहुंच जाता। जाके प्रधान की बातें शोर मचा के सबको बुलाता और बताता। वो कहता कि प्रधान जी, हम सबके यहाँ से चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर उसी चंदा को बचा लेते हैं और फिर हम सबके बच्चों से नाटक करा के वो वीडियो बना के बेच दिया करते हैं, जिससे कि उन्हें अलग से पैसा मिलता है। हमें इस प्रधान का सामना करना होगा। गांव वाले चिट्ठियाँ भेज देते। अंधेरी रात में प्रधान दौड़ता हुआ गांव आता, क्योंकि गांव वालों ने चिट्ठियों में धमकी दी हुई थी। प्रधान माफ़ी मांगता और कहता, गांव वालों मेरी मदद करो। तुम लोगों ने जो चिट्ठी भेजी वो धमकी पढ़ के मेरी पत्नी का हालत बहुत ख़राब हो चुका है। मैं तुम सबके सामने अपनी गलती मानता हूँ। मुझे अब समझ आ चुका कि मैं तुम सबके पेट पे लात मार रहा था। तुम लोग डर के कारण अपने सारे इकट्ठे किए हुए पैसे मुझे दे दिया करते थे, ना चाहते हुए भी, और मैं उन सब का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम पे करता था। मुझे क्षमा करो, मेरी पत्नी की जान बचा लो। उस गांव का एक वैद्य थे। सरपंच जी के साथ और प्रधान जी सब लोग मिलके भागते हैं उनके घर की ओर। घर जाके देखते हैं कि प्रधान जी की पत्नी बेड पे लेटी हुई थी। उनका शरीर ठंडा पड़ा हुआ था। वो लोग उन्हें एक औषधि देते हैं। औषधि देने के बाद इंतज़ार करते हैं कि प्रधान जी की पत्नी शायद होश में आ जाएंगी, लेकिन धीरे धीरे उनके हाथ पैर फिर से वापस पहले की तरह ही होने लगे, जिसके कारण वो लोग वहाँ से वापस गांव चले जाते हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंडी पड़ रही थी। प्रधान आता और अपनी पत्नी से क्षमा मांगता। वो कहता, भाग्यवान, तुम सही कह रही थी। ऊपर वाले के डंडे में बहुत जोर है। देर है पर अंधेर नहीं। वो हमें सज़ा ज़रूर देता है। मेरी आंखें खुल चुकी है, मेरा भांडा भी फूट गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके गांव वालों के सामने अपनी गलती कबूल करके माफ़ी मांग ली। अब मैं इन्हें कभी नहीं सताऊंगा। धीरे धीरे कर सभी लोग अपने पैसे इकट्ठा करने लगते हैं और उस गांव की गरीबी दूर हो जाती है। ऐसी कहानी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।